नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन और मैं हूं आपकी वेस्ट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी मम्मा की डायरी, जिसको लिखा है अन्नू सिंह चौधरी जी ने। वक्त मिलता नहीं, निकाला जाता है। मैं 10 तक गिनूं तो आपका काम हो जाए मम्मा, बिस्तर पर लेटे लेटे बीमार आदित्य ने पूछा था। कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए मैंने बेमन से जवाब दे दिया था। 1 2 3 4 10। मम्मा हो गया, आपका काम हुआ? नहीं हुआ। 100 तक गिनूं मम्मा? आदित्य ने फिर से पूछा। पता नहीं किस उम्मीद में है, और मेरा काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिना उसकी तरफ देखे मैंने स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठी रही। गिन लो, मैंने जवाब तो दे दिया था, लेकिन मकसद उसे टालना भर था। 20 38 67 91 100। मम्मा हो गया। अच्छा, मेरा काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। जाने कौन सा महाकाव्य लिखने में लगी थी। डेडलाइन न हो तो काम को हाथ भी न लगाने की बीमारी जो है। मम्मा हो गया 100 तक। आदित्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं भी कीबोर्ड पर लगी रही। मम्मा प्लीज हो गया, मेरी तरफ देखो ना। 1 मिनट बेटा, ये कर लूं? मम्मा वॉशरूम? क्या वॉशरूम मम्मा? तो चले जाओ ना आदित्य। ठीक है। बच्चा बुखार में उठा और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतरने लगा। मुझे तब जाकर होश आया कि मेरा बच्चा बीमार है। अपना गिल्ट कम करने के लिए इतना ही कहा मैंने। मम्मा चले साथ? हाँ प्लीज मम्मा, चक्कर आ रहा है। मुझे तब अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उसे गोद में उठाया। मेरी गर्दन के दोनों ओर हाथ बांधकर उसने धीरे से कान में कहा, उतार दो मम्मा, डॉक्टर ने आपको भारी चीज उठाने से मना किया है। पीठ में दर्द होगा। मैं चल के जाऊंगा, बस हाथ पकड़ लो। बस हाथ पकड़ लो। बच्चे हमें काम करने से कब रोक लेते हैं? वो कहाँ कहते हैं कि उनके काम का त्याग कर हम जिंदगी भर उन्हें याद दिलाते रहें कि उन्हें बड़ा करने में हमने कौन कौन से मौके गंवाए। मैं रात में जाग सकती थी, सुबह काम कर सकती थी। बीमार बच्चे को वक्त देते हुए 4 पन्ने गिन लिखने में कितना वक्त लगता है। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वक्त न होना हमारे पास रखा हुआ सबसे नाकारा हथियार है, जो हम हर उस जगह इस्तेमाल कर लेते हैं जहां थोड़ी सी मेहनत से बचना चाहते हैं। बच्चे हमसे जितना वक्त मांगते नहीं हैं, उतना वक्त हम अपनी सहूलियत के लिए उन पर थोपते रहते हैं। बच्चों के सिरहाने गुजरने वाले रात और दिन के नाम माएँ अपने तमाम नाकामियां कर देती हैं। मैं भी करती हूँ। 10 साल बाद कहना शुरू कर दूंगी, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल होती, मगर अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। ऐसा कहना अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी सजा हो शायद, और हमारे लिए अपना आलस छुपाने का सबसे बड़ा कवच। जितनी बार बच्चों को बंधन मानते हुए आप अपने ख्वाबों के रास्ते पर से अपने कदम पीछे हटाती हैं, उतनी बार उनसे नाइंसाफी कर रही होती हैं। बच्चे कभी आपको कुछ करने से नहीं रोकते। आपका डर होता है जो आपके पांव बांधे रहता है। जिस परिवार की चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, वो परिवार उतना ही अद्भुत इतिहास रचता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, इसीलिए जल्दी सोना पड़ता है। उन्हें सुबह तैयार करना होता है, इसीलिए मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे जाऊं? उनके लिए घर में होना होता है, तो काम कैसे करूं? बच्चे बीमार हैं तो डेडलाइन गई भाड़ में। जो वाकई करना चाहते हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, वो बच्चों का बहाना नहीं बनाते। अपने भीतर के तमाम गिल्ट के बावजूद बच्चों को अपनी ताकत बनाते हैं, कमजोरी नहीं। यकीन न हो तो मेरी ही तरह आप भी हर उस माँ से ये सवाल पूछकर देख लीजिए जिसे आप अपनी नज़र में थोड़ा भी बहुत सफल मानते हैं। जवाब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आराम से है वो जो तकल्लुफ नहीं करते। मुझे साल याद नहीं, सिर्फ ये याद है कि दिसंबर का महीना था। ठंड अपने शबाब पर आने से पहले हम पर अपने जलवे दिखा चुकी थी। पहले आद्या बीमार पड़ी, फिर मैं और आदित्य, और जैसा कि हमेशा होता है उसी दौरान घर में काम करने वाली सुजाता भी बीमार पड़ गई। हम दोनों 2 दिन तक बीमार थे। घर में दूध नहीं था, सब्जी नहीं थी। मेरे फ़ोन में कई ऐसे नंबर रहे होंगे जिनसे मदद मांगी जा सकती हो, लेकिन शायद आलस या शायद ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ में मुझसे वो भी न हुआ। ये भी न हुआ कि अपने बचपन के उस दोस्त को आने से मना कर दूं जो सीधे राज्य से यहीं आ रहा है, सपरिवार। मैं ये भी जानती थी कि उसके साथ अजनबी लोग होंगे और कम से कम चाय तो पिलानी ही पड़ेगी। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि बिस्तर से उठकर रसोई में इंतजाम देख सकूं।
लेकिन हमें न कहना सिखाया नहीं गया, हमें मेहमान नवाजी सिखाई गई है। अपने सारी तकलीफ़ों और कमियों को पर्दे के पीछे डालकर मेज़ पर सिर्फ और सिर्फ खुशहाली परोसना सिखाया गया है। उस दिन मजबूरी थी, इसीलिए मुझ में मेहमान नवाजी पर पिलाए गए पार ढोने की हिम्मत नहीं थी। मेहमान जैसे पहुँचे वैसे उनसे कह दिया कि मेरे बस का नहीं है, इसलिए वे लोग खाना बाहर से मंगा लें, बल्कि हो सके तो मेरे लिए भी ले आए। 4 अजनबी सामने थे और मैं उनसे बिना किसी तकल्लुफ़ के मदद मांग रही थी। लेकिन उस बेतकल्लुफ़ी से कमज़ोर पड़ने के कई फ़ायदे हुए। मुझे खुद को और आदित को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी मिल गई। घर लौटी तो गरम गरम खाना मिल गया, वो भी उन मेहमानों के हाथ का बना जो पहली बार मेरे घर आए थे और जिन्हें सीधे रसोई में ठेल दिया गया था। अगले 4 घंटे में ही हमें वो मदद मिल गई जो अगले 2 दिन तक हमारे काम आई। कपड़े धुल गए, दूध, फल और सब्जियां आ गईं। पीने के लिए ढेर सारा पानी गर्म कर दिया गया, बिस्तर पर साफ चादरें डाल दी गई। उसके बाद मैंने न कहना और अपनी कमज़ोरी स्वीकार कर लेना दोनों सीख लिया। सुपर वुमेन बनकर सब जगह अपना ही झंडा लहराने का फितूर आप पर चढ़ा हो तो दुनिया में कोई गलती थोड़े है। ये मदरहुड का मेरा अगला अहम सबक था, मदद मांगो, कहो कि तुमसे अकेले हो नहीं सकता, इसीलिए घर परिवार दोस्त यार तुम्हारा साथ दे। यूं भी एक मशहूर अफ्रीकी कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में पूरा गांव लगता है। मैं तो खैर 2 बच्चों के साथ बड़ा कर रही थी, मुझे तो वैसे भी पड़ोसी गांव से मदद मांगने का हक रखना चाहिए था। बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद भी ये बेतकल्लुफ़ी और ईमानदारी बचाए रखने में ही भलाई है। कौन जाने कब हमारे भीतर का बच्चा कमज़ोर पड़ जाए और उसे मदद की गुहार लगानी पड़े। जो रिश्ते बच्चों के बहाने बनते हैं वो अपने बुढ़ापे में भी काम आते हैं। उड़ जाएगा हंसा, बगिया हो जाएगी सूनी। हमारे नए घर में बच्चों के लिए एक अलग कमरा होगा। अभी तक उनके हिस्से में स्टोर रूम आता रहा, जहां वे अपनी किताबें, क्रेयॉन, कलरिंग बुक और कचरा मज़े में फैलाते रहे। बच्चों का कमरा यानी स्टोर रूम घर का वो कोना है जो सबसे छोटा है और सबसे उपेक्षित भी। लेकिन नए घर में 8 साल के आदित और आद्या को सबसे बड़ा कमरा मिलने वाला है। उनके पास उनका अपना स्टडी टेबल होगा, अपना कंप्यूटर और अपना बिस्तर होगा। अभी तक हम एक ही कमरे में रहते थे, इसीलिए मेरे पास देर तक काम करने न करने, किताबें न पढ़ने, जल्दी सो जाने के कई बहाने थे। अब कोई बहाना नहीं होगा। मेरे पास ढेर सारी जगह होगी और ढेर सारा वक्त भी, ढेर सारा खालीपन भी होगा। बच्चे अपनी मौजूदगी से आपके वजूद को कई तरीके से भरते हैं। बच्चे आपको अपने माँ बाप से वापस जोड़ते हैं, अपने परिवार से वापस जोड़ते हैं। उससे भी ज़्यादा बच्चे आपको खुद से जोड़ते हैं। हमारी हरकतें, हमारा स्वभाव और हमारी बातचीत बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करती है। हमारे बच्चे हमारा ही आईना है और इस आईने में कैसी तस्वीरें दिखती हैं ये तय करना हमारा काम है। इसीलिए अपने आसपास सब कुछ साफ सुथरा और जीने योग्य बनाए रखना एक काम होता है जो हर रोज़ हम अपने बच्चों की खातिर कर रहे होते हैं। बच्चे स्कूल से लौटे थे एक दिन। कपड़े बदलने के बाद दोनों मिलकर घर घर और माँ पापा वाला वो खेल खेल रहे थे जो हर पीढ़ी खेलती है, सदियों से, सालों से। ऐसे कि जैसे हर बेटी एक माँ की तरह ही बनना चाहती हो और हर बेटा पापा की तरह दिखना चाहता हो। माँ बाप वाकई बच्चों के पहले हीरो हीरोइन होते हैं। दोनों को बाहर जाने की जल्दी थी, अपने माँ पापा की तरह। दोनों को काम करना था लैपटॉप पर अपने माँ पापा की तरह। दोनों को बहस भी करनी थी अपने माँ पापा की तरह। मैं हैरान थी कि बच्चे कैसे आपके तौर तरीकों से प्रभावित होते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। उनके लहजे में भी आपकी आवाज़ शामिल होती है और आपके तेवर भी। आद्या ने खेल खेल में अपने डॉल हाउस की एक प्लेट पटकी थी। खेल खेल में नाराज होकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में बाहर चली गई। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। हमने उस दिन के बाद कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करना, पैर पटकते हुए बाहर जाना और एक दूसरे के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने जैसे बेहुदे काम न करने की कसम खा ली। एक छोटे से कमरे में एक साथ रहते हुए हम एक दूसरे के साथ कई चीज़ें सीख रहे थे। अचानक बच्चों का कमरा और फिर एक दिन घर भी अलग हो जाता है। लेकिन बीच के सालों में बच्चों के साथ आपने खुद को कितना बदला और अपने बच्चों की खातिर खुद को कितना बेहतर इंसान बनाया, किस तरह का परिवार बनाया, यही आपका सबसे बड़ा हासिल होता है। माई, माँ, मम्मी, ममा। मेरे पापा अपनी माँ को माई बोलते थे। सब माई ही बोलते थे उस ज़माने में। बाकी पूरा खानदान उन्हें छोटी ईया कहता था। हम बच्चे भी। छोटी ईया मेरी परदादी थी। मेरे बचपन की सारी यादें उनके आसपास घूमती हैं, क्योंकि उस माई से अजीब और निरह माई मैंने नहीं देखी और उस माई से जीवट माई भी नहीं।
बाबा की माई, जिन्हें यहाँ से अब मैं छोटी इया कहूंगी, अपनी पति यानी मेरे पर बाबा की पहली पत्नी थी। आपको उनका किस्से सुनाकर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हर परिवार की गाथा एक महाकाव्य होने की ताकत रखती है, और ये कि हर परिवार की कहानी अजीब सी होती है। बाद में परिवार की आने वाली पीढ़ियां कैसी बनेंगी, इसकी नींव उसी दिन रख दी जाती है जिस दिन पुरुष ब्याह कर औरत घर लाता है, अपनी संतानों की माँ बनाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों की माँ। घर में किसी औरत को किस नज़र से देखा जाता है, उसका असर बच्चों के मनोविज्ञान पर कई तरह से पड़ता है। यूं ही नहीं कहते कि बच्चे अपनी माँ के हालातों की परछाई होते हैं। तो छोटी या पहली पत्नी थी, ब्याह बचपन में ही हुआ होगा, उस जमाने में ऐसा ही होता था। ब्याह के बाद जो छोटी या घर आई तो पूरे परिवार को ये समझने में देर न लगी कि लड़की सीधी है, बेवकूफ़ होने की हद तक सीधी। जाने उनके पति का उनमें जी न लगा, या उन्हें इस बेवकूफ़ औरत के चक्कर में एक परिवार के लुट जाने का डर सताने लगा, या कोई और पारिवारिक साजिश रची गई। छोटी या के पति यानी मेरे परबाबा ने दूसरा ब्याह कर लिया, अपनी ही भौजाई की छोटी बहन से। मुमकिन है कि एक ब्याह जबरदस्ती हुआ हो तो दूसरा अपनी पसंद से। ये भी मुमकिन है कि ऐसा उस जमाने में होना आम बात मानी जाती हो, इसीलिए किसी को अजीब नहीं लगा, किसी को अफसोस नहीं रहा। छोटी यह बहुत कम उम्र में परित्यक्ता हो गई, त्याजी गई। वो नैहर चली गई। भाइयों को अपनी बहन का यूं तिल तिल जीना रास न आया, इसीलिए, लेकिन पता नहीं विश्वास था कि अंधविश्वास, छोटिया को वापस एक आध साल बाद दुरागमन कराकर बुला लिया गया। इसीलिए क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कहा दिया था कि जब तक बड़ी का मान न होगा तब तक छोटी फल न पाएगी। बुजुर्ग की ये बात पत्थर की लकीर मानकर स्वीकार कर ली गई। बड़ी पत्नी को बड़ा बेटा हुआ और फिर एक बेटी थी। छोटी पत्नी को उसके बाद 3 बेटे और एक बेटी हुई। बड़ी और छोटी एक ही छत के नीचे रहने लगी। दोनों ने अपने रिश्ते कुछ अपनी समझ और कुछ अंतःपुर की जरूरत के हिसाब से काफी हद तक सुलझाए थे। जिसे दोनों ने सुलझाए रखा उसे बच्चों ने निभाए रखा। लेकिन छोटी इया का अपना डर और अपनी असुरक्षा इतनी बड़ी थी कि वो न अपने बच्चों से वो स्नेह निभा पाई जिसके वे हकदार थे, न उनके बच्चों से। छोटी इया ने खुद को पति का त्यागा हुआ मान लिया था और उनकी ये औकात पूरा परिवार गाहे बगाहे उन्हें याद दिलाता रहता। छोटी इया के हिस्से इज्जत उसी खुरचन की तरह आती थी जो खुरचन वो हर सुबह उठकर रसोई में दूध औटने के बाद मिट्टी के बर्तन से निकाला करती थी। खुरचन की तरह ही छोटी इया इज्जत भी बच्चों में बांट देती। पहले वो इज्जत अपने बहू बेटे के हिस्से बांटती रही, फिर उनकी संतानों के नाम। हमारे हिस्से वो भी इज्जत आई, मोजे में छुपे सिक्कों के रूप में, टोकरी में पकने के लिए डाल दिए आमों के रूप में, गिनी चुनी लीची के रूप में, नींबू के अचार के रूप में। सब कुछ खुरचन की तरह छुपकर बांटा हुआ। खुलकर प्यार बच्चों को भी नहीं मिला, उनके बच्चों को भी नहीं। लेकिन दोष सिर्फ छोटी इया के हालात का नहीं। दरअसल छोटी इया उस जमाने की माई थी जब औरतों का काम सिर्फ और सिर्फ चूल्हा संभालना होता था। बच्चे घर परिवार की बड़ी बूढ़ी औरतें संभालती। उस माई के हिस्से में बच्चे पालने का, उन्हें अपने तरीके से बड़ा करने का सुख भी नहीं आता था, न उनके बिगड़ जाने का दुख ही। सब कुछ साझा था, आंगन साझा, चौका साझा, बच्चे साझा, बहुएं साझा, व्रत त्योहार साझा, कुल देवता साझा। ऐसा नहीं कि छोटी इया की तुलना में उनकी छोटी की जिंदगी बेहतर निकली। दोनों के संघर्ष भी साझा थे। मौसी इया के पास इकलौता सुख ये था कि वो अपने पति की प्रेयसी रही उम्र भर। ये सुख बाद की पीढ़ियों के पारिवारिक समीकरणों और परिवार में उनकी स्थिति को प्रभावित करने के लिए बहुत था। लेकिन मौसी इया भी कई मामले में उतनी ही निरीह निकली, उतनी ही जितनी छोटी इया थी। उस जमाने की माई को अपने ही बच्चों से मिलने वाले दुत्कार में प्यार जीने की आदत थी। प्यार करने के तरीके अलग थे, प्यार जताने के तरीके अलग थे। उस जमाने की माइयों को अपने ही बच्चों का थोड़ा सा सम्मान मिला भी तब जाकर जब उनका शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। वरना उस जमाने की माइयों का होना न होना किसी आंगन के लिए तभी तक सार्थक था जब तक उनमें सब्जी काटने, अनाज तौलवाने, माल गोरू और गोदाम की देखभाल करने की ताकत होती थी। उस जमाने की माई जो 40 और 50 के दशक की माई थी, मीठा गाती थी, बहुत अच्छा पकाती थी। चिट्ठियाँ बाँचना नहीं आता था लेकिन मानस रटा हुआ था। उस जमाने की माई हफ्ते में 3 दिन व्रत करती, जाते पर गेहूं पीसती, दाल दरती, सिलबट्टे पर मसाले की तरह अपने दुख दर्द घिसती। उनकी रातें उनके सुनाए किस्सों से छोटी होती थी और दोपहरें उनके गीतों से भी तकलीफ सता जो एक दूसरे को आंगन में बैठे बैठे सिखाया करती थी।
उस जमाने की माई ने आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अपने पतियों के जेल जाने पर घर और दरवाज़ा दोनों संभाले रखा। उस जमाने की माई ने एक साथ 5, 7, 10 बच्चे पैदा किए और उन्हें पाला भी। उस जमाने की माई के बच्चे गोद से उतरकर आंगन और फिर दुअरा पर लौटते रहे, और कब उसी दरवाजे से उन बच्चों की बारातें गईं और वहीं आकर लग गईं, माई लोगों को ही कोई हिसाब नहीं रहा। बुढ़ापा माई को तन्हा नहीं करता था। आंगन के बीचों बीच खटिए पर लेटी हुई माई सास अजिया सास की भूमिका बखूबी निभाया करती। जिस छोटी ईया के बहाने मैंने उस जमाने की माइयों का किस्सा छेड़ा, वो भी अपने बुढ़ापे में अपनी छोटी, जिसे वो सौतन कहना सख्त नापसंद करती थी, के साथ घर की बहुओं को तौर तरीके सिखाने का जिम्मा उठा रखा था। माई आंगन की धुरी होती थी, माई घर की नींव होती थी। नीम की ठंडी छांव थी माई, द्वार पर की उस नन्हा नीम की तरह जिसका काम आबोहवा को साफ सुथरा बनाए रखना था। अपने भीतर भरी तमाम करवाहट के बावजूद माई की कड़वी जुबान का काम भी सबको सेहतमंद बनाना था। माई की पीढ़ी ने माओ की एक नई पीढ़ी तैयार की। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुनते रहिएगा कहानियाँ माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मिलेंगे इसके आगे की कहानी को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।